नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कक्षा 9 की 28 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75 लेकर। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति के चौथे अध्याय राजनीतिक संस्थाओं चुनावी राजनीति से ली गई है और इसमें आज हमें मतदाता सूची और चुनाव अभियानों के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 28 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75 का अध्ययन चुनावी राजनीति। मतदाता सूची। दोस्तों, मतदाता सूची की एक तस्वीर इस वर्कशीट में दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। क्या होती है ये मतदाता सूची, आइए जानते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। उम्मीदवारों का नामांकन। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है, जैसे उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले, लंबित उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों चुनाव अभियान है। आइए जानते हैं कि क्या होता है चुनाव अभियान। कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी या क्या अच्छी राजनीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक या विधानसभा चुनावों में निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकता। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज और अधिकारियों का प्रयोग और एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना। चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालने या मतदान करते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दिन और मतदान के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतदान ठीक से हो। एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमने मतदाता सूची, चुनाव अभियान और मतदान तथा मतगणना का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अब हम बढ़ते हैं उन सवालों की ओर जो इस वर्कशीट में दिए गए हैं। कुल 4 सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं जिनका जवाब हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यथा हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है कि मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई उस सूची को कहा जाता है जिसमें उन लोगों का विवरण जैसे नाम, पता, आयु, लिंग आदि दिया होता है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और अब किसी भी चुनाव में वोट डाल सकते हैं। दोस्तों, किसी भी चुनाव का मतलब यह है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं, तो इसीलिए वो उसमें भाग लेते हैं। लेकिन अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जिस राज्य में ये चुनाव कराए जा रहे हैं वो उसी
राज्य में अपना वोट दे सकता है और उसी क्षेत्र में जहां का वह निवासी है, किसी अन्य स्थान पर नहीं। इस प्रकार मतदाता सूची एक ऐसी सूची है जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जाती है और इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन तमाम लोगों को चित्र सहित उनका ब्यौरा दिया जाता है जो आगामी चुनावों में वोट डाल सकते हैं। अगला सवाल है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए? और इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि हमारे अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होना चाहिए जो किसी गंभीर आपराधिक मामले में संलिप्त पाया जाता है, क्योंकि यह अपने आप में एक विचारणीय सवाल है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाला कोई व्यक्ति देश का क्या उद्धार करेगा। सवाल नंबर 3, आदर्श आचार संहिता क्या है? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता वह संहिता है जो चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार को चुनाव के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात ये वो आचार संहिता है जो चुनाव लड़ने वाले लोगों से यह अपील करती है कि वे अपने चुनाव जीतने के लिए किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्थान का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। अगर हम किसी एक धार्मिक स्थान को आधार बनाकर किसी विशेष धर्म के लोगों को संगठित करने का काम करते हैं तो संभव है कि इससे अन्य धर्म वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इस प्रकार ऐसी कोई गलती ना हो, जाने या अनजाने में। इससे बचने के लिए आदर्श आचार संहिता का उपयोग किया गया है भारत के संविधान में और चुनाव आयोग के द्वारा। दोस्तों, अंतिम सवाल है कि मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट इसलिए मौजूद रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान तथा मतगणना सुव्यवस्थित तथा सुचारू रूप से हो रही है। तो प्यारे बच्चों, 28 जनवरी की यह सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75 थी, कक्षा 9 की, जिसका अध्ययन हमने आज की अपनी इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।